नमस्कार दोस्तों, हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। आरएस मुख्य परीक्षा में एक मुख्य टॉपिक है। तो अब तक हम मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग या नियंत्रण करना। नियंत्रण शब्द सुनकर, कंट्रोल वर्ड सुनकर हमारे दिमाग में एक नकारात्मक धारणा पैदा होती है कि कंट्रोल का अर्थ है किसी को सप्रेस करना, किसी को कोई काम करने से वंचित करना या उसकी स्वतंत्रता को छीनना। लेकिन संगठनात्मक संदर्भों में अगर बात की जाए, प्रबंधकीय संदर्भ में अगर बात की जाए, तो नियंत्रण का अर्थ यहां सकारात्मक है, पॉजिटिव। नियंत्रण का अर्थ है फॉलो अप, यानी कोई भी काम आपने डिसाइड किया, कोई भी पर्पस डिसाइड किया, उसके लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, उसमें बहुत सारे सदस्यों ने मिलकर उसे कॉमन पर्पस को अचीव करने का निश्चय किया, डिसाइड किया। उसके बाद सब सदस्य उस पर्पस को प्राप्त करने के लिए एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इफेक्टिवली काम नहीं होता है, तो उसके लिए लगातार जो एम्प्लॉइज हैं उनके बारे में जानकारी ली जाती है, और अगर वो कहीं उनके काम में कोई फ्लॉ है, कोई कमी दिखाई दे रही है, तो उसको निरंतर करेक्ट किया जाता है, निरंतर उसमें सुधार किया जाता है। इसी को कहते हैं नियंत्रण। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो पर्पस डिसाइड किया है, जो गोल सुनिश्चित किया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन लगातार उस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। नियंत्रण के चरणों में मुख्य रूप से माने जाते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी आपने मानकों की स्थापना कर दी कि संगठन की कोई यूनिट इतना काम करेगी, विशिष्ट एम्प्लॉई ये टास्क परफॉर्म करेगा, ये आपने शुरुआत में निर्धारित कर दिया। उसके बाद उस यूनिट, सब यूनिट या एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड्स के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, मानकों के अनुसार उस एम्प्लॉय ने, यूनिट ने या सब यूनिट ने टास्क परफॉर्म किया है अथवा नहीं। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको एडजस्ट किया जाता है। यहां मैनेजमेंट उन एम्प्लॉइज को या सब यूनिट्स को सुधारात्मक उपाय बताता है, सुधारात्मक कदम उठाता है कि आप मानकों के अनुरूप अगर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मूलभूत कारण यह है, आप ये सुधार अगर कर लेंगे तो आप मानकों के अनुरूप काम करना सुनिश्चित कर लेंगे, आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, मानकों के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मुख्य रूप से ये 4 स्टेप है नियंत्रण। नियंत्रण के अगर तरीकों की बात की जाए तो 3 तरह का नियंत्रण होता है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस ये डिसाइड कर लिए जाते हैं। इनका मुख्य ध्येय होता है काम पर नियंत्रण रखना। दूसरा है कंकरेंट कंट्रोल। ज्यादातर हम कंकरेंट कंट्रोल को ही नियंत्रण समझते हैं। कंकरेंट कंट्रोल का मतलब है प्रेजेंट सिचुएशन में जब काम चल रहा है तो मैनेजमेंट जो कंट्रोलिंग फंक्शन करता है, यानी स्टैंडर्ड को सेट करना, फिर मेजरमेंट करना, फिर कंपेयर करना और फिर एडजस्ट करना, इसे कहते हैं कंकरेंट कंट्रोल। तीसरा है फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल का मतलब है कि काम समाप्त होने के बाद एम्प्लॉइज से या कस्टमर से फीडबैक लेना, काम कैसा था, कितना संपन्न किया, क्या पूरा संपन्न हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों, कंट्रोल बेसिकली वर्क रिलेटेड है, यहां व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यहां अर्थ है कि जो वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज है, सबऑर्डिनेट्स की, अधीनस्थों की कार्य संबंधी जो गतिविधियां हैं वो कंसिस्टेंट रहें, वो सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करें, जो प्लान्ड पर्पस है उसको अचीव करने की तरफ बढ़ता रहे एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन, सब यूनिट्स। दोस्तों, एक होता है नियंत्रण संरचना। नियंत्रण संरचना का अर्थ है कि कोई भी संगठन अपने सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करता है, किन तरीकों का इस्तेमाल करता है, उसी को सम्मिलित रूप से कहते हैं नियंत्रण संरचना अथवा कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये मूल रूप से 3 तरह की होती है। पहली है कोर्सिव।
कोर्सिव का मतलब है कि एक तरह से बलपूर्वक नियंत्रित करना। ये इसमें बल का उपयोग किया जाता है। जेल में जो लोग हैं उन पर जेलर इस नियंत्रण संरचना का उपयोग करता है। दूसरा है उपयोगितावादी नियंत्रण संरचना। उपयोगितावादी नियंत्रण संरचना का अर्थ है कि जो एम्प्लॉइज हैं या जो संगठन के सदस्य हैं उनको विविध वस्तुएं देकर, विविध भौतिक पदार्थों का सहारा लेकर उनको ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। अगर कंपनसेशन या सैलरी की बात करें, विभिन्न अवार्ड्स की अगर बात करें, तो यह है उपयोगितावादी नियंत्रण संरचना। तीसरा है आदर्शात्मक नियंत्रण संरचना। इसका अर्थ है कि लीडर है वो अपनी प्रेस्टीज, अपने प्यार भरे व्यक्तित्व, इनके आधार पर अधीनस्थों को या अपने संगठन के सदस्यों को नियंत्रित करते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या स्वयंसेवी संगठन, चैरिटी संगठन, ये इसी प्रकार की नियंत्रण संरचना का उपयोग करते हैं। ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनका उपयोग संगठन नियंत्रण के दौरान उपयोग में लेता है? तो किसी भी संगठन, यूनिट या सब यूनिट का बजट पहले से निर्धारित किया जाता है। उसी बजट में सारी एक्टिविटीज, सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है एक निश्चित अवधि के अंतराल पर, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वो अपने निर्धारित मानकों के अनुरूप काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो ऐसी क्या सांगठनिक कमियां हैं, क्या व्यक्तिगत कमियां हैं, क्या कोई प्रशिक्षण में कमी रही है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेखा परीक्षण कंट्रोल का एक प्रमुख माध्यम है। प्रेस और मीडिया भी विभिन्न संगठनों पर जनमत के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं, ताकि वो संगठन अपने निश्चित उद्देश्य की ओर निरंतर प्रगति करते रहें। प्रबंध, जो सेल है, जो बिक्री है, वो कितनी हो रही है, क्या मानकों के अनुरूप हो रही है, नहीं हो रही है, उसके माध्यम से भी नियंत्रण स्थापित करता है। कितना उत्पादन हो रहा है, कि कस्टमर फीडबैक कैसा है। तो ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से प्रबंधन संगठन के सदस्यों पर, एम्प्लॉइज पर, सबऑर्डिनेट्स पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण का मूल उद्देश्य सकारात्मक होता है। नियंत्रण का ध्येय है कि संगठन की जो सारी एक्टिविटीज हैं वो कॉमन पर्पस को अचीव करने की तरफ निरंतर अग्रसर रहें। संगठन का कोई भी सदस्य अपनी निर्धारित क्षमता के अनुरूप काम करे, तो यही है नियंत्रण। इसलिए नियंत्रण को कभी भी नकारात्मक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अपनी चर्चा तनिक भी उपयोगी लग रही है तो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कोचिंग का सहारा नहीं ले सकते, उनके पास इतने संसाधन नहीं है, एक्सेस नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।